नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम वर्णमाला के भाग 2 व्यंजनों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम वर्णमाला को पढ़ लेते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को ही लिपि चिह्न कहते हैं। तो लिपि चिह्नों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को ही हम क्या कह सकते हैं? वर्णमाला कह सकते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। ठीक है, स्वरों के विषय में हम अपने भाग 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम व्यंजनों को देखेंगे। तो व्यंजन को जानने से पहले हम थोड़े से शब्द हैं जो आगे यूज़ होंगे, आगे कहे जाएंगे, जिनका प्रयोग होगा, तो उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला है घोष या सघोष। तो घोष या सघोष का अर्थ है कंपन। ठीक, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वे क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं। देखिए, यहाँ स्वर तंत्री एक शब्द आया है, तो स्वर तंत्री का अर्थ है कंठ से लेके ओंठ तक। अगर कोई शब्द किसी वर्ण का या व्यंजन का हम उच्चारण कर रहे हैं तो कंठ से लेकर ओंठ तक यदि कंपन हो तो उस ध्वनि को, उस व्यंजन को हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। ठीक है, अब है अघोष। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में या ध्वनि के या वर्ण के उच्चारण में कंठ से लेकर ओष्ठ तक कंपन ना हो, किसी भी कंठ से लेकर ओष्ठ तक के किसी भी स्थान में कंपन ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ठीक, घोष या अघोष का संबंध कंठ से मुख तक या ओंठ तक किसी भी स्थान में कंपन से है। अब है दूसरा टर्म अल्प प्राण या महाप्राण। अल्प का अर्थ होता है कम और महा का अर्थ है ज़्यादा या अधिक। प्राण का अर्थ होता है वायु। ठीक, अब देखिए अल्प प्राण, अल्प कम, प्राण वायु। सीधा सीधा क्या निकल गया कि जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकले वो हो जाए अल्प प्राण, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले वो हो जाए महाप्राण। ठीक, इतना समझ में आया आपको? अब ये जो अल्प प्राण, महाप्राण है, घोष अघोष है, इनसे मुलाकात हमारी थोड़ी देर के बाद होगी, तो इन्हें हम यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जिनका नाम है व्यंजन। ठीक है, चलिए अब हम व्यंजनों को समझते हैं। बचपन से समझते आ रहे हैं पर दिमाग में घुसा ही नहीं, घुस गया तो फिर निकला ही नहीं। ठीक, देखिए सबसे पहला पॉइंट है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को ही हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक व्यंजन में अस्वर मिला होता है। अब इसको समझना भी तो पड़ेगा। ये तीनों पॉइंट तो हमने देख लिए, पढ़ लिए, अब इसको समझने की बारी। अब देखिए कहा है कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। चलिए जी, कहते हैं, चलते हैं व्यंजनों की ओर। लिख दिया हमने क व्यंजन। अब इसमें कौन सा स्वर है? क। पीछे किसका आवाज आ रहा है? अ। तो कौन सा स्वर हुआ? अ। तो ये वाला क व्यंजन किस स्वर की सहायता से बोला गया? अ की। ठीक है, अ भाई साहब की सहायता से ये क व्यंजन बोला गया। बात तो सही है भाई, स्वरों की सहायता से बोला है। तो अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे माँ। ये वाली माँ नहीं, इसमें दो स्वर हो गए, सिर्फ माँ। हाँ, चलिए अब मैंने माँ लिखा तो इसके पीछे कौन सा? आ। ठीक, ये वाला पॉइंट हम समझ चुके हैं कि भाई स्वरों की सहायता से ही वर्णों का उच्चारण होगा। स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। अब इस वाले को समझ लेते हैं। अब मैंने लिखा क। क में किसका स्वर आया? अ का। अब मैंने इसको यहाँ से इसको निकाल के बाहर फेंक दिया, तो ये इसमें क्या लगा? हमारा हल चिह्न लग गया।
क्योंकि अब ये आधा हो चुका है तो हल चिन्ह लगाना जरूरी है। व्याकरण की किताब कहती है भाई आधे व्यंजन में हल चिन्ह जरूरी है। ठीक, अब मैंने यहाँ लगा दिया हल चिन्ह। तो क्या आप इस क को अ लगाए बिना बोल सकते हैं? क तो आ रहा है, चाहे लंबा ले चाहे छोटा ले, तो आ ही रहा है। क अ क अ तो स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। और प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर है। देखिए क में अ स्वर है। अब मैं ख लिखूं तो ये बोला ही नहीं जाएगा हल लगा के, और हल हटा दूं तो इसमें अ मिल जाएगा। ठीक है ना। तो प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला ही होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई व्यंजन किसे कहते हैं। अब हम इनका वर्गीकरण कर देंगे। चलिए करते हैं फिर। सबसे पहले वर्गीकरण की बात आए तो पहले जो वर्गीकरण का जो पहला वर्ग है वो वर्गीय व्यंजन ही है। इसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। दूसरा जो व्यंजन होंगे वो अंतस्थ व्यंजन है। तीसरे जो व्यंजन है वो ऊष्मीय ऊष्मा पैदा करते हैं संघर्ष करके आपस में। ठीक है, तो इसका मतलब संघर्षी व्यंजन को ही ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। चौथे हो गए हमारे उच्छिप्त व्यंजन, लुढ़कने वाले। ठीक है, पांचवें व्यंजन हो गए हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ हुआ दो के मेल से बने होंगे। ठीक है ना। अब इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज थोड़ा सा जानेंगे। किन्हें किन्हें जानेंगे? क ख ग घ ज्ञ, च छ ज झ ट ठ ड ढ ण, उच्छिप्त त थ द ध न, प फ ब भ म। आज हम वर्गीय व्यंजन को जानेंगे। अंतस्थ व्यंजन य र ल व। ऊष्मीय या संघर्षीय व्यंजन होते हैं श श स ह। संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्षत र, ज्ञ और श। तो आज हम देखेंगे स्पर्शीय व्यंजन को। इनको हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन भी। तो देखिए यहाँ पे स्पर्श व्यंजन हैं जो उनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं और वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं ये देखेंगे। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से बाहर निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, ठीक है, यहाँ पे विशेष दे दिया है। तो यानी कि जो एक कोई वर्ग है उसके जो चारों पांचों व्यंजन हैं उस वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं या तो वो कंठ को छुएंगे, या फिर वो तालु को छुएंगे, या फिर वो मूर्धा को छुएंगे, या दंत को छुएंगे, या होंठ को स्पर्श करेंगे। स्पर्श कर दिया तो स्पर्श ही हो गए, क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्ग एक ही स्थान को स्पर्श करता है, इसलिए क्या कह दिया इनको? वर्गीय व्यंजन कह दिया। ठीक। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? स्पर्श करने के साथ साथ ऊष्मा भी पैदा करते हैं, संघर्ष करते हैं, इसलिए च वर्ग को कुछ विद्वान स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है। चलिए अब हम इन वर्गीय व्यंजनों का हम क्या कर लेते हैं? वर्गीकरण कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला है एक इस तरह से वर्ग बन रहा है, एक इस तरह से वर्ग बन रहा है। इस तरह से हम देखें तो ये प्रथम अक्षर है, ये प्रथम व्यंजन है, ये दूसरा, ये तृतीय, ये चतुर्थ और ये पंचम व्यंजन है। अगर हम इस तरह से देखें तो ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है और ये प वर्ग है। ये इन वर्गों के क्या हैं? पिता हैं, मुखिया हैं। ठीक। क वर्ग क ख ग घ ज्ञ, च वर्ग में है च छ। देखिए च छ ज झ ज्ञ, तो थोड़ा सा संघर्ष सा हो रहा है, तो स्पर्श के साथ साथ ये क्या है? संघर्षी भी हैं। ठीक है। अब है ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। ठीक। त वर्ग में देखिए त थ द ध न। प वर्ग में देखिए प फ ब भ म। ठीक। अब इनका हम उच्चारण स्थान देखेंगे तो
उच्चारण स्थान सबसे पहले हम क वर्ग का देखें। क ख ग घ ज्ञ। तो ये कहाँ स्पर्श कर रही है? फेफड़ों से मुंह की ओर आते हुए वायु हमारे कंठ को स्पर्श कर रही है। तो इस पूरे 5 के 5 किसको स्पर्श कर रही है? कंठ को। तो क वर्ग को हमने किस में डाल दिया? कंठीय व्यंजन में। ठीक। नेक्स्ट है हमारा च वर्ग। च छ ज झ ज्ञ ञ तक हम किसको स्पर्श कर रहा है? तालु को स्पर्श कर रहा है। तालु बोलते हैं जो दांत होते हैं, दांत मसूड़े होते हैं, उसका जो अंदरूनी हिस्सा होता है उसमें एक मोटी सी सड़क ब्रेकर टाइप का होता है। ठीक है। दांत के ऊपर आप अपनी जीभ को टच कीजिए, एक ब्रेकर टाइप का आपको लगेगा। ठीक। मसूड़े से थोड़ा सा ऊपर अंदरूनी तरफ, उसे कहते हैं हम तालु। तो जब आप च छ ज झ ज्या को पढ़ेंगे तो उस ब्रेकर में टच होगा, तो इसको हम कह दिया तालव्य। अब मूर्धन्य किसे बोलते हैं? मूर्धन्य कहते हैं नाक के ठीक नीचे हमारे अंदरूनी जो जीभ की ऊपरी छत है। ठीक है। जो मुख की जो ऊपरी छत है वो नाक के ठीक नीचे जो स्थान है उसे हम कहते हैं मूर्धन्य। तो इस जो नाक का जो ऊपरी छत का जो हिस्सा है वहाँ पे जो शब्द टकराए, हवा टकराए, उन व्यंजनों को हमने कह दिया मूर्धन्य। ठीक है। तो ट ठ ड ढ ण आप बोल के देखिए, नाक के ठीक नीचे जो मुख की ऊपरी छत है वहाँ पे टकराते हैं और मूर्धन्य कहलाते हैं। ठीक है। ट ठ ड ढ ण मूर्धन्य है। फिर हमारे दंत्य, तो त वर्ग हमारा दंत्य आता है। त थ द ध न। त दांत में लग रहा है, थ दांतों में लग रहा है, द ध न धन दांतों में लग रहा है। ठीक है। अब है हमारे ओष्ठ्य। तो ओष्ठ प फ ब भ म, ओठों से हवा स्पर्श कहाँ कर रही है? ओठों में कर रही है। तो ये कौन से हो गए? हमारे ओष्ठ्य हो गए। ठीक है। अब देखिए, जो अगर आपने इन्हें याद कर लिया क च ट त प, ठीक, ये सारे ही आपको क्या करने हैं? वर्णमाला को अच्छे से सीरियल बाय क्रमबद्ध याद करनी है, समझनी है। क च ट त प पिताओं को रट लीजिए, पिताओं को याद कर लीजिए, वर्ग के मुखिया को याद कर लीजिए। और ट्रिक है आपकी कता मुद ओ। ठीक। क ता मु द ओ। क वर्ग में है कंठ, च वर्ग में है तालव्य, ट वर्ग में मूर्धन्य, त वर्ग में दंत्य और प वर्ग में ओष्ठ। ठीक है। अब इसी तरह से है अघोष, अघोष, सघोष, सघोष, सघोष। जो पहला और दूसरा वर्ण है वो है व्यंजन है, जो वो है अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा जो है वो है सघोष। तो बुक्स में होता है पहला दूसरा जो व्यंजन है वो है अघोष, तीसरा चौथा पांचवा है सघोष। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, 12वां अघोष है या 345वां अघोष है। तो इसको अघोष को याद रखना है आपने आ करके, अघोष अघोष। ठीक है। 345 12 में याद कीजिएगा। अगर याद है, अगर आप एग्ज़ाम में कर पाते हैं अपने दिमाग में वो चीज़, आप फिर से मतलब एकदम से ला पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप आ करके याद कीजिए अघोष के लिए। ठीक। 2 हो गए अघोष, तो लास्ट के 3 सघोष हैं। अब है आपका अल्प प्राण और महाप्राण, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प। ठीक है। अब देखिए अल्प महा की ट्रिक है। आ आम। ठीक। अघोष अघोष और अल्प महा। ठीक है। या इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अघोष अघोष अम्मा। ठीक है। ये इंग्लिश में लिख दीजिए, अघोष अघोष और ये अम्मा, अल्प और ये महा।
ठीक है। फिर महा के बाद फिर अल्प आएगा, फिर महा आएगा, फिर अल्प आएगा। इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। और ये होते क्या हैं, अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, अल्प किसे कहते हैं, महा किसे कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब एक यहाँ पे शब्द है नासिक्य। नासिक्य का अर्थ होता है जिनसे उच्चारित करते समय मुख से और नाक से हवा निकले, उन्हें हम कहते हैं नासिक्य। तो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर है वो हमारा नासिक्य कहलाता है। अब आपको इस पूरे वर्गीय व्यंजन में दो अलग से दिख रहे होंगे, ड और ढ। ये जो कॉमा में है, कॉमा नहीं ब्रैकेट में है जो, ठीक है, ड और ढ ढ। इनकी कहानी भी देख लेते हैं, ठीक है, क्यों इनको अनोखा बना रखा है। तो देखिए इन्हीं को क्या कहते हैं हम, उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो उच्छिप्त क्यों कहते हैं, इनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है। मूर्धा कौन सा, नाक की ठीक नीचे वाला हिस्सा, और झटके के साथ उछल करके आवाज़ निकालती है, ठीक है। तो इनको क्या कह दिया, उच्छिप्त व्यंजन। और इनकी संख्या कितनी है, 2 हैं, ठीक। तो अढ़ और अढ़, जो ढ ड और ढ बोले जाते हैं वो देखिए ड ढ, और जो ये वाले हैं ये हैं अढ़ अढ़, ठीक। और एक आता है क ख ग घ ज्ञ वाला, ठीक। जो ये ज्ञ है ये किस में यूज़ होता है, जो आगे वाली जो बिंदी है ये यूज़ होता है संस्कृत में इस तरह से, गंगा। ये गड़ंगा नहीं है, ये गंगा है, याद रखिएगा। जो आगे बिंदी है वो चली जाती है क वर्ग के ज्ञ में, और जो नीचे बिंदी है वो चली जाती है अढ़ और ढ में, द्विगुण व्यंजन में। कभी इस तरह से आया इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण व्यंजन है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। द्विगुण व्यंजन कौन सा है, नीचे बिंदी वाला, ठीक। चलिए, अड़ा अढ़, ये दोनों ही क्या है, मूर्धन्य हैं, दोनों ही सघोष हैं, लेकिन ये अड़ वाला अल्प प्राण है और ढ वाला महाप्राण है। ये देखिए सघोष, ये भी सघोष, क्योंकि इसका ड सघोष है तो इसका अड़ भी सघोष है। ये ड अल्प प्राण है तो अढ़ भी महा अल्प प्राण है, सॉरी अल्प प्राण। अब ढ को देख लेते हैं, ढक्कन वाले ढ को। तो ढक्कन वाला ढ सघोष है तो अढ़ भी सघोष है। ढक्कन वाला ढ महाप्राण है तो अढ़ भी महाप्राण है, ठीक है। अब देखिए जो ये दो है ना, इनसे कभी भी कोई शब्द शुरू नहीं होता है, ठीक है। जो भी शब्द शुरू होंगे वो ड और ढ से शुरू होंगे, जबकि इन दोनों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद के जितने भी हम जैसे ये है अंतस्थ, ऊष्मीय और संयुक्त व्यंजन, वो आगे की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छे से तैयारी कीजिए आप, और समझ समझ के कीजिए, चाहे यहाँ से पढ़िए चाहे कहीं और से, समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।